हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग के बाद अब तक कई मरहले बहुत ही अहम हमारे सामने आ चुके हैं। अब एक बिल्कुल नया मरहला, नए किस्म का आतंकवाद के हमास के लीडर्स, जिनसे जंगबंदी की बात की जानी थी, जिनसे जंगबंदी की बात हो रही थी, अमेरिका उसमें बिचौलिए का काम कर रहा था, कतर और मिस्र, उन लीडर्स की मीटिंग पर उन्हें खत्म करने के लिए इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी। और अब भी ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल जंग बंद करना चाहता है, अमन चाहता है। ये एक बिल्कुल नए किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे खास मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं, जाने माने लेखक हैं, समाज सेवी हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। पिछली बार उनके साथ जो हमारी बात हुई थी, आपको मैं याद दिला दूं कि इजराइल के जायनिज्म और आरएसएस का क्या रिश्ता है। वो बात हुई थी जिसे आपने काफी पसंद किया था। आज हम ये कतर वाले मामले को बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। इसके अलावा इजराइल से वो मिनिस्टर जो दुनिया भर में जिससे नफरत की जा रही है इस कत्लेआम की वजह से, बेजलेल स्मोट्रिच, और दूसरा जो है वो है इतामर बिन गवीर। ये दो लोग ऐसे हैं जो पूरी शिद्दत पसंदी के लिए मशहूर हैं। उनमें से एक बेजलेल स्मोट्रिच ने भारत का दौरा किया है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है और हमारे भारत के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ नफरत का माहौल है। उसके अलावा भी कई और इश्यूज पर बात करेंगे। आखिर क्या अरब हुकूमतों का क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और जो मौजूदा सूरत हाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी आपको बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें, जिस तरह से आप बहुत से सबूतों के साथ, बहुत से ऐसे ऐसे तथ्यों के साथ आप चीजों को रखते हैं कि चीजें आसानी से समझ में आती हैं। सबसे पहले मैं कतर पर जो हमला हुआ है, इजराइल ने कतर की जमीन पर हमला, हमास के लोगों पर हमला, ये वही हमास के लोग जिन्हें इजराइल और अमेरिका की इजाजत से यहां एक तरह से रखा गया था, वो ऑफिस सबको मालूम थी, वहां हमला जो हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? काजवी साहब, इस पर एक तो शुक्रिया कि आपने फिर मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए, एक अगर आप ये गाजा में, फिलिस्तीन में 1948 से ये हो रहा है, यानी ये तो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला इस्तेसाल कत्लेआम है, यानी जिसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे लंबा चलने वाला कत्लेआम है, सबसे लंबा चलने वाला लोगों को भूख से मारना और उनको उनकी जगह से बेदखल करना है। एक आमतौर पर भी हम जानते हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो जिनको लगता है कि जिसकी लाठी मजबूत होगी उसकी भैंस होगी, तो वो हर रोज कुछ ऐसा करते हैं कि जो पिछले वाला उनका जो जुर्म है, उनका जो गुनाह है, वो हल्का दिखने लगता है। यानी उनके कल तक जिसको आप बात कर रहे होते हैं, वो जो इंतहा उन्होंने की होती है जुल्म की, उससे अगला वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो कम दिखने लगता है और हम उसमें लग जाते हैं। ये उनकी एक बाकायदा एक सोची समझी एक स्ट्रेटेजी है और टैक्टिक्स है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, ये 9 तारीख को जो कतर पर हमला हुआ है, और कतर हुआ है जिसका इजराइल के साथ संबंध है, अच्छे खासे संबंध है। और इजराइल के जो बाप हैं, यानी हमें बहुत सारे लोग सुनने मिले हैं कि इजराइल जो है वो ट्रम्प को यूज कर रहा है, मतलब अमेरिका को यूज कर रहा है। मतलब कई बचकाना बातें हम सुनते हैं, लेकिन इन सब का बाप अमेरिका है। इनका बाप अमेरिका है, इनका बाप ट्रम्प है। और वो जो ट्रम्प साहब को कतर वही है जिन्होंने अपना सबसे महंगा जहाज इसको दिया था।
इसकी जो क्या ये होता अभी है अभी जो अभी कुछ महीने पहले ऐसा जहाज जो एयरफोर्स वन के मुकाबले का था तकरीबन, जिसे एयरफोर्स वन कहा जाता है जी, हाँ, अमेरिका के ये प्रेसिडेंट हमारी का खास हमारे जहाज यहाँ एक जी। पगड़ी पगड़ी की रस्म होती है ना, जब बड़ा हाँ कोई की जगह कोई उसकी औलाद जब वो जिम्मेदारी लेती है, सरसरवा बनती है, तो ये उसको पगड़ी की रस्म में इन्होंने तोहफा दिया था। तो ये जो हुआ, और सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। यानी आप ये समझ लीजिए, यूरोप के सारे मुल्क, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, जो जो हमास को बहुत गाली बकते हैं और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो इतना लंबा बयान दिया है कि कहा है कि भाई ये तो हमारे प्रस्ताव के लिए, हमारे रेजोल्यूशन पर बात करने के लिए हो रहे थे, अगर इनको ही आप मार दोगे तो कैसे काम चलेगा। और अरब देशों के जो दलाल हैं इजराइल के, उनको भी मजबूर होकर कहना पड़ा है कि ये हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारे जो मुल्कों की जो हमारी अपनी पहचान है, आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के हर देश ने किया है, दुनिया के हर देश ने, भारत को छोड़कर। याद दिला देता हूं, जब ये अक्टूबर 2023 में जंग शुरू हुई, उसके बाद सबसे पहला जो दौरा एंटनी ब्लिंकन, जो उस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने जब कतर का दौरा किया, तो उन्होंने कतर के प्राइम मिनिस्टर ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या अब वक्त आ गया है कि अमेरिका हमसे कहे कि इन हमास के लोगों को हम बाहर निकाल फेंकें? यानी गुलामी की वो इंतहा कि अभी आका ने कोई हुक्म नहीं दिया, उसे हुक्म देने की बाकायदा एक पेशकश कर रहे हैं कि आप हमें जो कहोगे हम वो करेंगे। ये है खतर। जी आप अपनी बात जारी रखें। असल में एक ये बात ये भी हो सकती है कि वो हमास की जो लीडरशिप अभी बड़ी बची हुई है, सब कुछ के बावजूद लीडरशिप बची हुई है, उनको मरवाने के लिए उनको टारगेट भी प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन मान लीजिए वो आपके बुलाए हुए हैं, आपके कहने पर आए हैं, वो अगर आप निकाल देते, आप उनको पर्सनल नॉन ग्रांटा के हमको मंजूर नहीं है, आप बाहर जाइए, तो वो कोई और जगह तलाशते। तो ये आपके इन्विटेशन पर, आपको पता था, आपने उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ था, ये सारा कुछ था। लेकिन इसमें सबसे शर्मनाक रोल जो अदा किया है वो भारत की सरकार ने किया है। भारत की सरकार ने सारी दुनिया के छोटे बड़े देश जो इजराइल के सपोर्टर हैं, बड़े बड़े, जो उनको हथियार देते रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस का प्रोवाइड करते रहे हैं, उनको जो उनके अंडरग्राउंड सारे जहर का इंजेक्शन दे देने का, उस सब में मदद करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी इसको बहुत कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये रूल तो, जो रूल सारी दुनिया ने बनाए, यानी सिविलाइज वर्ल्ड ने जो बनाए हैं, आप उसको भी खत्म कर दे रहे हैं, उन रूल्स को भी आप खत्म कर दे रहे हैं। भारत ने कहा है कि हमें इस पर गहरी चिंता है, हम पर इसको गहरी फिक्र है, बस उसके बाद वो बात अपनी खत्म कर देते। और वो किस तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, उसका दूसरा सबूत अगर आप जानना चाहते हैं, जिस वक्त ये सब हो रहा है, तो इजराइल का जो ज़ायनिस्ट सरकार है, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आपने बताया था, अभी बताया था, बेजलाल स्मोट्रिक। जी, ये फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, हम उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से पढ़ा तो प्रधानमंत्री ओहदे में होता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो कुछ करना चाहता है। और वो यहाँ क्यों आया है? यहाँ आया है वो डिफेंस के मामले, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस में इनोवेशन, नई नई चीजों को आविष्कार करना, और हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस की हाई टेक्नोलॉजी के लिए वो यहाँ पर आया। और उसने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो हमारी टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर भी है, कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर भी है, सीतारमन मैडम जी। और अच्छा, अब यहाँ जरा सा सुनने वाले साथियों जरा सा इस बात को समझ लें। आज दुनिया में इजराइल के जो मंत्री हैं, उनको दुनिया की कोई भी ताकत बुलाना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको बुलाने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस प्रस्ताव पास करेगी। उसके बाद दूसरा ही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किस किस को गिरफ्तारी का आदेश दिया हुआ है। इनका ये जो स्मोट्रिक है, इसका सीधा गिरफ्तारी का आदेश नहीं है, लेकिन ये उसमें
कोल्यूशन के ये भी जेनोसाइड में जिम्मेदार हैं, तो ये उन पर ये इल्जाम है। और ये वो जो बड़ी लिस्ट है जिसमें लगभग 80 लोगों की, उसमें ये शामिल है। तो ये भारत आने का तय किया, इसका मतलब है कि उसको ये पता है कि मैं इन दिनों में भी जब इजराइल का मंत्री होकर दुनिया में कहीं जाना एक बड़े खतरे की बात है, एक बड़ी मतलब दुनिया में गाली खाने वाली बात है। उस वक्त इंडिया में उसको बुलाया है और इसके यहाँ रहते हुए वहां कतर में हमला हुआ है, तो इसका मतलब है इंडिया किसके साथ खड़ा है वो हमारे बहुत बहुत साफ है। और उसके बाद ये इन्होंने जो फैसले किए हैं वो 4 बिलियन डॉलर, 4 खरब डॉलर के करीब के हैं। और उसमें इनके ही जो हैंड आउट है, जो प्रेस हैंड आउट है, जो प्रेस रिलीज है, उसमें बताया गया है कि इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का जो खरीदने वाला इंडिया है, और इंडिया इजराइल के बहुत सारे हथियारों को बनाने वाला देश है। समझ लीजिए, यानी आप देखिए बड़ा मजेदार है। पिछली बार भी हमने बात की थी कि इंडिया सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, लेकिन वो हथियार इंडिया से बनकर ही इजराइल में जाते हैं और इजराइल उनको शायद फिर इंडिया को भेजता होगा, क्योंकि वो इजरायली कंपनियों के बने हुए हैं। एल्बिट वगैरह जो कंपनी है उनके बने हुए हैं। तो ये सब हो रहा है। और उसके साथ एक बहुत जो शर्मनाक घटना घट रही है वो ये है, इजराइल ये प्लान कर रहा है कि गाजा के लोगों को निकालकर पूरा गाजा से उनको सोमाली लैंड लेकर जाएगा। अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, वो वहां पर लेकर जाएगा। इसके बाद काज़मी साहब, मैं अपनी बात को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक तो यह है कि इजराइल, उसके दलाल, उसके अरब जायनिस्ट, क्रिश्चियन जायनिस्ट जो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ दुनिया में जो हो रहा है फिलिस्तीन के फेवर के अंदर, जरा उसको देखिए। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि गाजा के लिए जो मदद का जो चला है, जहाजों का बेड़ा, पानी के जहाजों का बेड़ा, उन्होंने एक बयान जारी किया है, हम कौन है, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। हम आम लोगों का एक कोऑर्डिनेशन है, हम में एक्टिविस्ट हैं, हमें इंसानियत को प्यार करने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, पादरी हैं, क्रिश्चियन पादरी हैं, वकील हैं और जहाज चलाने वाले हैं, जो इंसानी रिश्तों और नॉन वायलेंस की शक्ति में विश्वास करते हैं। छोटा सा बयान है लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त। जून में हमने जमीन, समुद्र और हवा से एक ग्लोबली कोऑर्डिनेटिव मोबिलाइजेशन शुरू की थी। ये जून में शुरू कर दिया था उन्होंने, कि हमने सारी दुनिया के लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था। गर्मियों में हम एक मिलकर एक खास समझ के साथ लौटे हैं। ऐसी एकता जो कभी इतिहास में नहीं देखी गई, ये सच है जनाब। दुनिया में इस तरह की एकता ना वर्ल्ड वॉर 1 में देखी गई थी, ना वर्ल्ड वॉर 2 में देखी गई थी। इसमें इजराइल, अमेरिका एक तरफ है, बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ है। ये जो जा रहा है, ये जो हमारा बेड़ा जा रहा है, हमारे जो कोशिशें हैं, डिकेड्स यानी 10 सालों के फिलिस्तीनी जो रेसिस्टेंस है और जो इंटरनेशनल एकता है, उसके बुनियाद पर है। हालांकि हम अलग अलग मुल्कों, मजहबों और राजनीतिक सोच से जुड़े हैं, फिर भी हम एक माफ कीजिए, एक ही सच्चाई से जुटे हुए हैं। घेराबंदी और जेनोसाइड का अंत होना ही चाहिए। और आखिरी लाइन है, हम आजाद हैं, हम इंटरनेशनल हैं और किसी भी सरकार या राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। हमारी जो यकीन है वो इंसाफ, स्वतंत्रता, फ्रीडम और इंसानी मूल्यों में की महानता में हमारा उसका यकीन है। हम उसके ग्रेटनेस में यकीन करते हैं। उसके बाद, और आप जानते हैं किस तरह से इसको खत्म करने के लिए हमने पिछली बार भी बात की थी कि वो गिराए जा रहे हैं, ऊपर से बम गिराए जा रहे हैं, उसके जरिए, ड्रोन के जरिए कल ही खबर आई थी कि ड्रोन से हमला किया गया था। उन्होंने वीडियो भी जारी की थी। अडानी के फैक्ट्री के बने हुए हो सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि जो इटली की जो 2 बहुत बड़ी यूरोप की पोर्ट्स हैं, जिससे वेस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन का पूरा बिजनेस चलता है, वो वेनिस और जेनेवा, ये जिनेवा नहीं है, गेनेवा,
जिनेवा की जो बड़ी पोर्ट्स हैं, उनके लोगों ने वहां के जो गोदी मजदूर हैं, इंजीनियर्स हैं, उसको चलाने वाले, उन्होंने कहा है कि अगर इस सहायता पहुंचाने वाले जहाजों के बेड़े को नुकसान पहुंचाया गया तो हम ये दोनों बंद कर देंगे, दोनों गोदियां बंद कर देंगे। और ये दोनों गोदियां बंद हो जाएगी तो दुनिया की तिजारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उसके बाद एक और बात ये देखिए कि इंग्लैंड के अंदर असल में इजराइल को पता है कि वो निशाने पर हैं और वो फिलिस्तीनियों के निशाने पर हैं, सारी दुनिया में जो जुल्म के खिलाफ है उनके निशाने पर हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां नहीं कर रहे हैं हथियारों की, इंडिया के अंदर कर रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है एल्बिट सिस्टम्स। उनका यूके के अंदर ब्रिस्टल के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो वहां जो ज्यादातर गोरे हैं इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने एक तंजीम बनाई पैलेस्टाइन एक्शन। उनके लगातार दबाव देने पर वो फैक्ट्री बंद करके भाग गए। हालांकि फलस्तीन एक्शन को बैन कर दिया है वहां की सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद हजारों हजार लोग अब छोटे छोटे शहरों में इंग्लैंड के जो है वो पैलेस्टाइन एक्शन के तहत काम कर रहे हैं। तो इसको आप देखिए। उसके बाद एक भारतीय के तौर पर बहुत फख्र मैं महसूस करता हूं, बहुत गौरव महसूस करता हूं कि सितंबर 7 को एक बच्ची है बंगाल की, अनुपर्णा रॉय। अनुपर्णा राय ने एक फिल्म बनाई है। वो औरतें जो अकेली रहकर, जो बंबई जाकर जिस तरह की जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं, कैसे उनको प्रोस्टिट्यूशन में ले जाने की कोशिश की जाती है, कैसे उनको मारने की कोशिश की जाती है। खैर, उस बच्ची ने एक फिल्म बनाई है इन पर, और उसको 82वां वेनिस का जो फिल्म फेस्टिवल है उसका एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी को ऑरिजोंटी सेक्शन कहते हैं, उसका प्राइज मिला है, पहला प्राइज। ये इतिहास में पहली बार हुआ है किसी हिंदुस्तानी, और वो भी लड़की को मिला है। और इसमें इसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। हमने जिन पेड़ों को भुला दिया उनके गीत। उसने अवार्ड लेते हुए जो कहा है, जरा सुन लीजिए जनाब, मेरे प्यारे दोस्तों, सुन लीजिए। हर बच्चा अमन, आजादी और मुक्ति का हकदार है, और फिलिस्तीन भी इसका अपवाद नहीं है, इससे बाहर नहीं है। इस समय फिलिस्तीनी के साथ खड़ा होना ही एक जिम्मेदारी है। इसने वहां जनाब वेनिस के अंदर, फिल्म के अंदर, और उसको जो राइटिस्ट थे और जो जायनिस्ट थे, उन्होंने इसको गाली बकी। इंडिया में भी बाहर के बाद सबसे ज्यादा गाली जो बक रहे हैं आरएसएस के लोग इस बच्ची को बक रहे हैं। ये हिंदू बच्ची है जी। ये मैं यहाँ रुक करके एक बीच में खबर बताना चाहता हूं, जो मैं अपने दर्शकों को पहुंचा भी चुका हूं। 1800 फिल्मों के अदाकार, उन्होंने इजराइल की फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया है। बहुत से मुल्कों के अदाकार फिल्मों में जो काम करने वाले लोग हैं, 1800 लोगों ने जॉइंट बयान जारी किया है और यह कहा है कि ये कत्लेआम के जिम्मेदार है, हम इनकी फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा, आप चूंकि थिएटर के आदमी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक बीच में हल्का सा मैं इजाजत लेकर के, ये फिल्मों के जरिए भी जिस तरह से जहनों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, वो उसमें अमेरिका, इजराइल बहुत कुछ दुनिया में करने के उसके अपने अपने तरीके हैं। लोकल फिल्म इंडस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, आरएसएस के नजरिए को बढ़ाने के लिए फिल्में बनाई गई। ऐसे ही बहुत सी चीजें वेस्ट को आइडियल बना करके पेश किया जाता है दुनिया भर में, ताकि जहनी तौर पर लोग गुलाम रहें। अब जो ये फिल्मों में भी आने वाले वक्त में अगर कोई तब्दीली हुई या कोई इस तरह से कोई ऑल्टरनेट मीडिया उठ सका, जिस तरह से 1800 लोगों ने बाइकआउट करने की बात की है, आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री की तरफ से क्या हो सकता है? नहीं, ये जबरदस्त हो रहा है भाई साहब, ये काजमी साहब, ये बिल्कुल हो रहा है। मैं एक और फिल्म की अभी बात करूंगा जो एक अरब डायरेक्टर ने ही बनाई है। बात यह है कि देखिए, ये हिटलर ने शुरू कराया था। फाइनल सॉल्यूशन एक फिल्म बहुत पॉपुलर हो गई थी कि कैसे यहूदियों का कत्लेआम करना है, और इनका ये फाइनल सॉल्यूशन है। उसके विरोध के अंदर फिर सोवियत सिनेमा, फिर जब जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सिनेमा, ये अपना क्यूबन सिनेमा,
ये सारे चाइनीज सिनेमा वो सारे आए थे। और आज भी आप देखिए कि कश्मीर फाइल हो, बंगाल फाइल हो, केरल फाइल हो, अलग अलग नाम थोड़ा मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारी पूरा संरक्षण के बावजूद वो करा नहीं पा रहे हैं, यानी इस देश में सिविल वॉर करा नहीं पा रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में। जहां उनकी सरकारें हैं वहां वो जिम्मेदारी लेकर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। जैसे ईद मिलादुन नबी पर पूरे यूपी में जो होता रहा, ईद मिलादुन नबी पर आप किस किस तरह की खबरें आ रही हैं, इतनी शर्मनाक खबरें हैं। तो अगर उनके पास पैसा है, लेकिन वो दर्द, सिर्फ फिल्म क्या है, नज्म क्या है, लेख क्या है, नाटक क्या है, वो दिल चाहिए होता है, उसमें सपना होना चाहिए, उसमें जज्बात होने चाहिए, उसमें इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत के खिलाफ वाली कोई फिल्म चल ही नहीं सकती है, पैशन के बिना कोई फिल्म चल ही नहीं सकती, नारेबाजी वाली कोई चल ही नहीं सकती है। मैं दूसरी फिल्म की जो आपके सामने बात कर रहा हूं, ये फिल्म है द वॉइस ऑफ हिंद रजाब। आपको याद होगा, ये 2024 के अंदर 29 जुलाई को एक बच्ची थी 6 साल की, हिंद रजाब, वो किस तरह से अपने 6 लोगों के साथ थी, उसके बाद उसको मारा गया। और वो इत्तेफाक से फोन उसका जो वहां की अपना ये थी सोसाइटी, रेड क्रिसेंट सोसाइटी थी, उसके साथ संपर्क में रहा। वो बताया कि मेरे 4 कजिन मारे गए, मेरी आंटी और अंकल मारे गए हैं, और मेरे साथ मेरा ये भाई बचा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर में पता लगता है, वो बताती है कि मेरा भाई भी मारा गया। ये जो है, ये लगभग 25 मिनट की फोन टेप है भाई साहब। फोन टेप जो है सारी दुनिया के अंदर ये पता लगा। हमारे सुनने वालों ने अगर वो नहीं जाना और नहीं सुना तो वो इस फिल्म को जरूर देखे। तो ये जो फिल्म बनाई गई है, ये हिंद रामी याद रजाब की, ये एक हमारी जर्नलिस्ट है जो फिल्मकार अब बनी है। उनका नाम है कौथर बिन हानिया, ट्यूनीशिया की है ये। उन्होंने सारी इस बच्ची की जो बातचीत है उसको लेके फिल्म बनाई है। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है और एक ये फीचर फिल्म की तरह से भी है। और इसके अंदर इसने जो दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता दूं, फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई गई और उसके साथ पूरी दुनिया में उसकी पर चर्चा है जी। 23 मिनट लोग खड़े होकर ताली बजाते रहे हैं। 23 मिनट दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ वेनिस फिल्म फेस्टिवल के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैं इसका एक जो बहुत मार्मिक, आपका दिल दिमाग की क्या हालत रहेगी। बच्ची को ये जो रेड क्रॉस वाले हैं ये कह रहे हैं कि आप बात क्यों नहीं कर रही हो, बीच में रुक क्यों जा रही हो। तो बच्ची कहती है कि मैं जब आपसे बोलती हूँ तो मेरा 1 लीटर मुंह से खून निकल जाता है, मेरे इतने जख्म मुंह के अंदर हुए। और खैर ये बच्ची वहां शहीद हो जाती है। ये बीबीसी ने इसका जो रिव्यू किया है उसका एक सेंटेंस मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने जरूर देखनी है द वॉइस ऑफ हिंद रजाब जी। इस साल कोई भी दूसरी फिल्म इतनी ज्यादा लोगों को बात करने या रुलाने पर मजबूर नहीं कर सकी है। तो इसको अभी देखिए कुछ शमसुल इस्लाम साहब, ऐसे कई लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत लोग हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये जंग ठहरे, रुके, तो उसके बाद जो वहां गाजा में जर्नलिस्ट जाएंगे, बहुत सी रेड क्रिसेंट किस्म की बहुत से लोग जाएंगे, एनजीओज जाएंगी, वहां से जो कहानियां निकल करके आएंगी, उसके बाद इजराइल अपना कोई वजूद बाकी रख पाएगा, ये लोगों को यकीन नहीं है। इतना जुल्म जमीन पर हो चुका है। मोदी ट्रंप रहेंगे, मैक्रोन वो क्या नाम है वो रहेंगे तो चलेगा। लेकिन बात यह है कि ये पूरा का पूरा ये जो नेपाल में हिंदू शासकों जो हिंदू थे, कम्युनिज्म का चोला पहनकर आए थे, देखिए क्या किया है। ठीक है जी। वहां बड़े राष्ट्रवाद का चोला पहनी हुई थी शेख हसीना, उनका क्या हुआ है। श्रीलंका के अंदर वो
बौद्धिज्म का चोला पहने हुए थे, वो गए हैं, वो भाई ये प्रेसिडेंट रहता था, एक प्रधानमंत्री रहते थे, तो वहां भी बुद्धिस्ट ने ही हराया। बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों ने उसको हराया, ये हिंदुओं ने उनको हराया। तो आप कोई भी चोला पहनकर आइए, कितना आप रो लीजिए, लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो आखिरी मेरा भाग है और जो पिछले वाले से जोड़ना है, कि क्रिश्चियन जायनिज्म और हिंदुत्व जायनिज्म के अंदर उसका संबंध है। पिछले हमने कुछ कड़ियां बताई थी। मैं एक दो बहुत अहम और चौंकाने वाली जो दो बात आपको बता रहा हूं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स से 16 अक्टूबर 2014, यानी 11 साल पहले एक एडिटोरियल लिखा। बदकिस्मती से हम पढ़ते नहीं है, हम जानते नहीं है, और ये खबरें भी दब जाती हैं, हालांकि वो बड़ा अखबार था। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा कि श्रीलंका बुद्धिस्ट हैं और म्यांमार के जो कंट्रपंथी बुद्धिस्ट हैं, इनको फैशिज्म का फेस कहते हैं। टाइम्स मैगजीन ने इनके एक का तो फ्रंट पर फैशिस्ट फेस करके उसका फ्रंट पर कवर लगाया था कि ये लोग आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ इस इलाके के अंदर, साउथ एशिया के अंदर एक गठजोड़ बना रहे हैं। ये अंग्रेजी का जो एडिटोरियल था उसका एक हिस्सा मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। ये दो लोग हैं, ये श्रीलंका कट्टरपंथी बोडो बोला सेना के नेता गालगोडा, और फिर उसके बाद अतिथि मैना के बहुत कट्टरपंथी अशिन विराथू। इन दोनों पर मुसलमानों के कत्लेआम का इल्जाम है, दोनों जगह पर। इसके विराथू ने दावा किया था कि भारत के दक्षिणपंथी हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के साथ साउथ एशिया में हिंदू बौद्ध शांति इलाका बनाने के लिए एक ऊंचे स्तर की बैठक हुई है, एक हाई लेवल बैठक हुई है। ये ऐसे ही नहीं, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे ही नहीं बोल देते हैं, वो ऐसे ही नहीं किया। उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आरएसएस ने इसको पूरा डिनाई किया। उस आरएसएस वालों को पहले इन्होंने भेजा कि हम इसको देखिए आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने क्या किया, राम माधव के जो खत है इनके नाम, इन दोनों बदमाशों के, इन फैशिस्ट के नाम है, वो खत बता दिए जो आपके मैसेजेस है कि देखिए आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो आप हलाल के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। ये राम माधव ने लिखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप जानते हैं किस तरह से म्यांमार के अंदर निकाला गया मुसलमानों को, जिनकी खास पहचान रोहिंग्या कहकर, और उसके बाद किस तरह से मस्जिदों पर हमले किए गए श्रीलंका के अंदर। हलाल को कहकर इन बेवकूफों को पता नहीं कि हलाल का मतलब काटना नहीं होता है। हलाल का मतलब होता है कायदे से, बिना मिलावट के, पूरा तुला हुआ हलाल का मतलब होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात और ज्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली, नॉर्वे एक देश है जो अभी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। यहां पर एक वहां का नव नाजी था, हिटलर का मानने वाला था, हिटलर के खत्म होने के बाद भी, उसका नाम था एंडर्स बोहरिंग ब्रेविक। इसने 2011 के अंदर वहां की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके नौजवानों का एक कैंप लगा हुआ था एक नहर के पास में, वहां जाकर इसने गोली चलाई थी और लगभग 100 नौजवान मारे गए थे। उसके बाद ये शहर में आ गया, नॉर्वे के कैपिटल में आ गया, और वहां पर आकर उसने कई लोगों को मारा। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस काम को करने से पहले 2011 में 1100 पेज का एक मैनिफेस्टो इशू कर चुका था। ये प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखना चाहते हैं तो इस मैनिफेस्टो को जाकर देख लीजिए। इस मैनिफेस्टो का नाम था सारी दुनिया के लिए हम क्या चाहते हैं। इसने जो कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। डेमोक्रेसी खत्म करनी है, हमने इस्लाम को खत्म करना है, हमने बराबरी की लड़ाई को खत्म करना है, हम औरत मर्द को जो बराबर के अधिकार हैं उसको खत्म करना है। और इसके लिए दुनिया में हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो आरएसएस है। सुन लीजिए फिर इसको। 110 पेज के अंदर लगभग 100 पेज आरएसएस पर है, और मैं उसका हिंदी पढ़कर सुना रहा हूं जी। हमारे लक्ष्य, हमारे मकसद कमोबेश एक जैसे हैं, एक दूसरे से सीखें और जितना संभव उतना सहयोग करें। इसके अंदर जो इस बोहरिंग ने, इसने जो नाम दिए संगठनों के, आरएसएस, भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया।
इनके साथ मिलकर हम सिर्फ भारत एशिया में नहीं, सारी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, इस्लाम को खत्म करेंगे। ये इसको भी दबा दिया गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये जो दुनिया के अंदर, जब मैं कहता हूं आरएसएस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ताकत की पूजा करता है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो बहुत परेशानी होगी। देखिए, ये जो नेपाल के बारे में भी मोदी का आप देखिए कि उसका दिल जो है टुकड़े टुकड़े हो गया है। भाई किस चीज के लिए टुकड़े टुकड़े हुआ है, किस चीज से आप परेशान हो? लोगों के करने पर टुकड़े टुकड़े हुआ है, या वो जो दोस्त जो तुम्हारा खास लंगोटिया था, वो वहां का, वो जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहता था, लेकिन वो इनका भी खास शर्मा, जो भी नाम है, एक शर्मा वहां पर है, ओली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये जो आपने 110 पेज का डॉक्यूमेंट का वो बताया है, अगर इसका कोई लिंक मिले तो हम उसको जरूर देना चाहेंगे। आप सब लोगों ने गायब कर दिया है, हिंदू अखबार ने रखा हुआ है, सॉरी, 1518 पन्नों का है, जिसमें से 102 पेज आरएसएस पर है, आरएसएस के गुणगान में। जी जी जी, यानी आरएसएस, यानी नतीजा ये निकला कि आरएसएस दुनिया भर में अपनी चाहत के मुताबिक, और जायनिज्म से उसके रिश्ते नजदीक हैं, उस पूरे लार्जर प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, पूरी दुनिया के हर किस्म के फंड्स इकट्ठे करके तैयार कर रही है कि कल अगर हम हुकूमत में नहीं भी रहे तो हमारा वो प्रोजेक्ट जारी रहे। मैं कुछ ऐसे समझ पा रहा हूं। अभी जो भगवत ने भाषण किया है, वो जो 3 दिन का विज्ञान भवन के अंदर, उसमें बोला है कि हमने वॉकिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। वॉकिज्म क्या है? बराबरी का फिलॉसफी, इक्वालिटी की फिलॉसफी, सारे धर्मों में एकता की। वॉकिज्म, ट्रम्प भी कहता है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। यानी ना, बराबरी की बात ना करो, मोहब्बत की बात ना करो, इत्तेहाद की बात ना करो, इंसानियत की बात ना करो, वो सब ये सब करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। आखिर में महमूद दरवेश की 4 लाइनें करके मैं आपको खत्म करूंगा। चाहे दुनिया में जो भी होता रहे, लेकिन फिलिस्तीनी या दुनिया में जहां भी लोग जुल्म का शिकार हो रहे हैं, वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। महमूद दरवेश, मुझे लगता है किसी इंट्रोडक्शन के वो नहीं है, मोहताज नहीं है। वह बोली, हम कब मिलेंगे? मैंने कहा युद्ध समाप्त होने के बाद, जंग खत्म होने के बाद। वह बोली, जंग कब खत्म होगी? मैंने कहा जब हम मिलेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, और इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। जब हम मिलेंगे तब जंग खत्म होगी, इंसानियत जब मिलेगी। जब हम मिलेंगे यानी सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हम मिलेंगे ही, तो इसलिए इंसान जिंदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंसान जिंदा रहेगा। आज चाहे जितना भी शर्मिंदा हो रहा हो, लेकिन इंसानियत जिंदा रहेगी। और ये फ्लोटिला जो चल रहा है, ये बच्चियां जो फिल्में बना रही हैं, ये इंसानियत के लिए बना रही हैं। इनके घर का कोई नहीं मारा गया है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गैर मामूली इसमें पैगामात हैं। आपने जो बात आखिर में जिस तरह से कही कि हम मिलेंगे तो जंग खत्म होगी, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस और इस किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने नॉर्वे का जिक्र किया, इन सब पर नजर रखने की जरूरत है। खुले जहन से, इंसानियत के साथ, इंसान से मोहब्बत के साथ हमें सबको नजर रखनी भी चाहिए, और आपस में एक दूसरे में यानी बेदारी पैदा करने की जरूरत है। जानकारी जितनी भी हो सके पॉजिटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, एक आखिरी इत्तला देना चाहता हूं। हाँ। गाजा से जो खाली कराया जा रहा है, वहां 4 पुराने चर्च हैं। उन्होंने कह दिया हम नहीं जाएंगे, तुमने हमारे साथ जो कुछ करना है, हम चर्च छोड़कर नहीं जाएंगे। और वो आज भी हजारों फिलिस्तीनियों को पनाह दिए हुए। जी, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ईसाई हैं, चर्च हैं, वो खाली नहीं करके जाना चाहते और उनके साथ ही रहना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। वो
अपनी जमीन नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, इंसानियत की जंग है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।